हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे। तो अभी तक तो हम पढ़ चुके थे चैप्टर 1 10th का चैप्टर 1 पढ़ चुके थे। आज है क्या चैप्टर 2 है, वो भी बहुपद। क्या पढ़ेंगे उसमें? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या हम पढ़ चुके हैं। वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए, वो हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 9th 10th मैथ करके है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है पहले हम बता दें कि इसकी रूपरेखा किस टाइप की होती है। बहुपद जैसे ये कोई लिख दिया हमने 3x² + 8x + 5, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। लेकिन ये बहुपद है, बहुपद में कितने कितने क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बताते हैं उसके आगे, फिर उसके बाद में उसके आगे बढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। ये क्या हुआ? ये भी क्या है? गुणांक है, ठीक है, कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं अचर पद। अचर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका कोई संबंध नहीं है, ना इसमें x लगा है, ना y लगा है, ना z लगा है, यानी कि कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, यानी कि चर नहीं लिखा है जिसकी वैल्यू हम रखते हैं 1 2। यहाँ क्या होगा? अगर x की मान रखेंगे तो केवल इन्हीं दो में तो रखा जाएगा, या तो 3x² और 8x में ही रखा जाएगा इसका मान। अब बात करेंगे इसकी, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, चर। यहाँ ये भी क्या है? वेरिएबल। ठीक है। इनका बेसिक अगर हम बताएं कि ये किस तरह से बनती है, तो इसका एक होता है, एक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c, इस टाइप का होता है। उससे ये बनाया a b c क्या है? कोई भी गुणांक हो सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि होते कितने प्रकार के हैं बहुपद। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसके कहते हैं बहुपद के प्रकार। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्या होगा? पॉलिनोमियल्स के दो प्रकार के होंगे। एक तो किस प्रकार से? इनके दो प्रकार से हम इनको विभाजित कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म यानी कि पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पहले अगर इसी की बात कर लें, अगर टर्म पदों के आधार पर ही बात कर लें तो इसमें घात से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि अब पदों की बात करें, जैसे ये कोई लिखा है, क्या पॉलिनोमियल्स लिखा है, अब इसमें कितने पद हैं, तो पद देखने के लिए हम क्या देखेंगे? ये देखेंगे कितने 1 2 3 कितने पद आ गए? 3। यानी कि 3 चीजों को जोड़कर, यानी 3 संख्याओं को जोड़कर ये बनाया गया। तो कितने पद हो गए? 3 हो गए। तो ये कितने प्रकार का हो गया? 3। तो पदों के आधार पर देखेंगे, एक पदीय यानी कि मोनो पॉलिनोमियल, ठीक है, द्विपदीय। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण भी देते चलते हैं, ठीक है, उदाहरण भी अगर देते चले, एक पदीय बहुपद की अगर बात करें तो एक पदीय बहुपद कौन सा होगा? जिसमें एक पद हो। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल यानी बोले तो चर पद कि x ही होगा। वो x क्या नहीं, y भी हो सकता, z भी हो सकता, m n p q r कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है, ठीक है।
अब यहाँ क्या क्या आप कह सकते हैं कि एक पदीय, यहाँ ये तो एक पदीय, ये भी और ये भी एक पदीय। बात आती है कि अब इसमें घात की अगर अगला टाइप होगा तो होगा घात। तब इसमें देखेंगे कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, इसमें x है तो x की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या एक घातीय हुआ, ये द्विघातीय और ये भी एक घातीय। अब बात करते हैं द्विपदीय बहुपद की, ठीक है, किसकी, द्विपदीय। दो पदीय की बात करें तो दो पदीय में क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 8x 9y प्लस 7, ये ETC यानी कि और भी हो सकते हैं, यहाँ भी ETC और भी हो सकते हैं। इस तरह से त्रिपदीय में क्या हो जाएगा, 3 पद जुड़े जाएंगे, 4 पदीय में 4 हो जाएंगे। ठीक, आशा करते समझ गए। बात करते हैं किसकी, घातीय में। घात पूछी जाती है कि इसकी घात कितनी होगी। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, विकल्प में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कोई बहुपद दे रखा है, इसकी घात कितनी है। जैसे ये बहुपद दे रखा है, हम आपसे पूछ लें 9/9 प्लस 8x की पावर 8 डैश डैश, क्या हो गया यहाँ 9x प्लस 7। अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसकी घात कितनी है, तो कुछ नहीं देखेंगे, पूरे जो बहुपद है, पूरा जो बहुपद है उसमें क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे पहले किसकी घात, जो वेरिएबल है यानी कि चर पद है उसमें घात सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा घात क्या है, 8 है, यहाँ क्या है 9 है, क्या है 9 है, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका घात। इसकी कितनी हो गई, घात हो गई 9। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या होगा। पहले होगा एक घातीय, 1 डिग्री वाला, यहाँ लिखते हैं घात के आधार पर 1 डिग्री, द्विघातीय, त्रिघातीय, त्रिघातीय ही तक तो पूछा जाता है 10th के लेवल तक। तो देखते हैं एक घातीय क्या होगा, 4x प्लस 8 9x प्लस 9 7y प्लस 5। अब क्या हो गया ये, हाँ यहाँ ये भी हो सकता है 8y दे दे। इसमें पद से मैटर नहीं, पद नहीं मतलब रखता है इसमें कि कितने पद हैं, इसमें मतलब रखता है कि x है जो वेरिएबल है उसकी घात कितनी है। तो यहाँ जो वेरिएबल इसमें x है, x की घात क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ तो x की घात 0 है। क्यों, यहाँ x की घात 0 हमने कैसे कह दिया, अगर किसी की घात 0 होती है, क्या होता है, किसी की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर यहाँ हम x की घात 0 भी मान लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अधिकतम घात कितनी है, 1 है ना, 1 ज़्यादा होता है 0 से, तो यहाँ x की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यहाँ भी x की घात है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ भी y की घात 1 है। अब बात करते हैं दो घातीय की। दो घातीय में क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल है x y z यानी भी अल्फ़ाबेट है उसका जो मान होगा, उसकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसको हम ऐसे लिख लें, ठीक, समझ गए। देखो किस तरह से समझेंगे इसको, इसमें क्या दे रखा है, 9x² प्लस 8x 9x² प्लस 8x प्लस 5। अब बात अगर इस पहले वाले की बात कर लें, किसकी, इसकी, तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये कितना हो गया, 2 घातीय हो गया। ठीक है, यहाँ y की घात अधिकतम कितनी है, 2 है, तो 2 घातीय हो गया। यहाँ m की घात कितनी है, 2। अब यहाँ देखो क्या, यहाँ x y आ गया, यहाँ m भी आ सकता है, वो तो एग्जामिनर या जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या लिखता है, x लिखता है, y लिखता है, m लिख सकता है, a लिख सकता है, b लिख सकता है, c लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, त्रिघातीय की अगर बात करें तो यही हो जाएगा 9m की घात 3 प्लस 8m² प्लस 9m g9। ठीक, ये भी हो सकता है, ये भी त्रिघातीय है, क्योंकि इसमें आगे के टर्म्स नहीं दे रखे हैं, आगे के पद नहीं दे रखे हैं यहाँ पे,
तो लेकिन जो m की घात है वो अधिकतम तो 3 है, तो ये त्रिघातीय हो गया। यहाँ भी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघातीय हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या करना है, डिग्री घात को किस तरह से निकालेंगे। अब हम अगर पूछें, कोई 1-2 सवाल देते हैं, उसके बाद करेंगे। ठीक है बात। अब क्या है, हमने ये 3 सवाल दे रखे हैं, 3 बहुपद दिए हैं, इनमें हमको पूछा क्या, घात बताइए। अब घात बताने का सबसे बड़ा क्या, घात सबसे पहले बताएंगे। अगर इसकी बताएं पहले की, तो घात क्या हो गई इसकी, पहले देखेंगे कि m है, या m क्या है, इसमें वेरिएबल है, m क्या है, ये वेरिएबल हो गया, यानी कि चर पद हो गया, ये चर हो गया। ये क्या हुआ, गुणांक हुआ। यहाँ ये भी क्या है, गुणांक है। ये क्या है, अचर पद है। समझ गए, चर अचर गुणांक। अब चर किसकी घात सबसे ज्यादा देखते हैं, जो जिसकी यानी कि चर है जो जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी चर की, वही क्या होगी, इसकी घात। अब यहाँ पे इसकी घात सबसे ज्यादा क्या है, m की घात 2 यहाँ पे ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, चर हो गया। चर क्या है, m, और m की घात क्या सबसे ज्यादा है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो गई, इसकी घात हो गई 2। इसकी घात कितनी होगी, 2। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसमें s है, चर चर क्या है, s है, और s की घात क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ज़्यादा क्या है, 2, तो इसकी भी घात क्या हो गई, 2 हो गई। अब बात करें तीसरे सवाल की, इसमें क्या दे रखा है, यहाँ t है वेरिएबल, क्या है, यहाँ जो वेरिएबल यानी कि गुणांक चर पद है वो क्या है, t है, और t की घात यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो ज़्यादा क्या, 1 है ज़्यादा या 7, तो 7 ज़्यादा है, तो इसकी घात क्या हो गई, इसकी घात 7 हो गई। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 1.3 में क्या है, और उसके आगे के जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें कुछ और भी दे रखे शून्यांक निकालने की, तो वो उसी के साथ उसके कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.2.1 की। ठीक है, पॉज कर दो, पॉज कर दो। अरे बहुत यार वो है ना। अब क्या सवाल है, प्रश्नावली 2.1 है, उसमें पहला सवाल है, एक ही सवाल है हालांकि, किसी बहुपद px के लिए, अब px के लिए x बराबर px का ग्राफ। अब कोई भी बहुपद उन्होंने क्या दे रखा है, y बराबर px, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं yx प्लस नहीं p माइनस yx बराबर 0। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या दे दिया, ये बहुपद है, उसको इस तरह से निरूपित कर लिया है। ग्राफ नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक बताइए। अब क्या किसके शून्यांक पूछ रहा है, px के, यानी कि यहाँ क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो हमें नीचे देखना है जो ग्राफ है वो x को, जो x लाइन होती है उसको कितनी बार काट रहे हैं, वही उसके शून्यांक होंगे। अब यहाँ देखो, पहले की बात करें तो x ये है, y बराबर, यहाँ क्या है, ये y बराबर कुछ भी है, y बराबर 3x, इसको ऐसे नहीं। अब यहाँ देखो, y को यहाँ कितने, y बराबर ये दे रखा है। अब x को ये कितने बार काट रहा है, x को जो कितने बार काट रहा है, x को तो एक बार भी नहीं काट रहा है, क्योंकि x की लाइन कौन सी है, ये वाली है, x की लाइन, x की लाइन ये वाली है, और ये वाली लाइन किसकी है, y की है, तो x को कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या होगी, यहाँ शून्यांकों की संख्या हो गई 0। अब इसको देखेंगे, दूसरा है, अब x की यहाँ पे लाइन कौन सी है, x की लाइन ये वाली है, और y की ये वाली। अब x लाइन को कहाँ कहाँ पे काट रहा है, यहाँ जो काट रहा है वो किसको काट रहा है, y को काट रहा है, लेकिन x को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 हो गई। अब यहाँ पे कितनी बार काट रहा है x पे, x की लाइन ये हो गई और y की ये वाली हो गई, तो x को यहाँ पे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब बात कर ले, अगर वहाँ पे दे रखा हो x बराबर पी वाई, x बराबर अगर पी वाई दे रखा हो, तो किस तरह से शून्यांक निकालेंगे, तब देखेंगे कि बाई लाइन को कितनी बार, ये जो ग्राफ दे रखा है वो बाई लाइन को कितनी बार काट रहा है, वही शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। बाकी के 3 सवाल हैं उनको भी देखते हैं नीचे।
अगले 3 प्रश्न क्या है, अगले 3 क्वेश्चन है, ये है क्या, यहाँ दे रखा है कि यहाँ भी शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो शून्यांकों की संख्या किस तरह से बताएंगे, यानी कि एक्स लाइन को जितनी बार ग्राफ काट रहा हो, यहाँ 2 बार काट रहा है, ये एक ये और एक ये, तो शून्यांक कितने हो गए, इसके 2 हो गए। विधिवत से लिखें अगर, यहाँ देखेंगे कितनी बार काट रहा है, एक ये काट रहा है, एक ये और एक ये और एक ये, तो शून्यांकों की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 4 बार काट रहा है तो 4 हो गई। यहाँ कितनी बार काट रहा है, मेन बात इसमें होगी। अगर यहाँ की बात करें, अब यहाँ तो यहाँ कितनी बार लग रहा है, 2 बार, लेकिन काट नहीं रहा है, यहाँ टच कर रहा है। टच कर रहा है कितनी, यहाँ अगर काटने का मतलब क्या होता है, काटने का मतलब ये ऐसे आना चाहिए, लेकिन जा कैसे रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो काट तो नहीं रहा, टच करके जा रहा है। जब टच करके जा रहा है तो वैल्यू एक ही मिलेगी। अब यहाँ एक बार हो गया, एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो शून्यांकों की संख्या इसमें भी कितनी हो गई, 4 हो गई। शून्यांकों की संख्या यहाँ भी कितनी हो गई, 4। ये ऐसा नहीं है, ये इस तरह से है, 3 होगी। फिर किस संख्या कितनी होगी, 3 हो गई। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए, इन्हीं सवालों में पूछ लिया जाए कि x बराबर पी वाई का मान ज्ञात की, x बराबर पी वाई का ग्राफ दिया हुआ है, अगर इनको y बराबर पी एक्स ना मानकर x बराबर पी वाई मान लिया जाए, तो पी वाई के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ तो y लाइन को कहीं पे काट ही नहीं रहा है, तो y के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पी वाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ अगर बात करें पी वाई काट रहा है, लेकिन कहाँ ऋणात्मक वाई पे काट रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऋणात्मक वाई पे काट रहा है या धनात्मक वाई पे काट रहा है, तो काट तो रहा है, यहाँ वाई पे एक बार काट रहा है, तो पी वाई का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करें पी वाई के मान की, तो यहाँ भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे काट रहा है, तो पी वाई का मान यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन हालांकि हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि y बराबर पी एक्स के शून्यांक पूछा है, तो निकल गए। बस इतने ही सवाल थे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। कल प्रश्नावली 2.2 देखेंगे और उसके जो बेसिक्स हैं कि किस तरह से शून्यांकों को निकालते हैं। यहाँ तो शून्यांकों की संख्या पूछी गई है, कल जो प्रश्नावली होगी 2.2 उसमें पूछा गया है कि शून्यांकों को किस तरह से निकालते हैं। शून्यांकों का अर्थ होता है कि गुणनखंड, सीधे सीधे भाषा में बोले तो गुणनखंड। शून्यांक को क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इनके मान रख दिए जाएं उस बहुपद में, अगर इसके मान उस बहुपद में रख दिए जाएं तो क्या होता है, हमें दोनों तरफ शून्य प्राप्त हो जाता है या दोनों तरफ वही मान प्राप्त हो जाता है। जैसे ये है 3x + 4 = 0। अब क्या करें, किस तरह से हमें यहाँ पे x का मान रखें कि हमें दोनों तरफ क्या मिल जाए, दोनों तरफ यहाँ भी 0 मिल जाए, यहाँ भी 0। x का वह मान क्या होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो किस तरह से निकालेंगे, ये प्लस का है, इधर इधर माइनस में भेज देंगे, तो 3x - 4 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो 3 को इसके अपान में भेज देंगे, -4/3। अब क्या आया, -4/3 आया। अब इसको हम किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि यही इसका ये मान रखने पर हमें 0 प्राप्त होगा, नहीं होगा। अब रखते हैं, क्या है 3x + 4 = 0। यहाँ 3x का मान रखो क्या है, -4/3 प्लस का 4/4। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बचा, -4 प्लस का 4 = 0। प्लस माइनस आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को काट देंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 0 =